स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो हमारा चल रहा है यूनिट 3 इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस का, जिसमें हम चैप्टर 1 आज देखने वाले हैं। इसका जो इंट्रोडक्शन है क्रोमेटोग्राफी का वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या होती है क्रोमेटोग्राफी। उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पे वो वीडियो अवेलेबल है। आज हम देखेंगे उसी का अगला पार्ट और इसमें हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1। बेसिकली क्या है ये चैप्टर नंबर 1 हम अब देखने वाले हैं। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा था, बेसिक जो जानकारियाँ थी क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, क्या वर्किंग प्रिंसिपल रहता है, किस तरीके से की जाती है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके हमने टाइप्स भी देखे थे, कितने टाइप की होती है क्रोमेटोग्राफी। इसके अलावा हमने उसका क्लासिफिकेशन भी देखा था। तो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी इससे पहले वाले वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं इसी का चैप्टर नंबर 1 जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्रोमेटोग्राफी ये पूरा का पूरा चैप्टर ही हमारा जो है वो पूरा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं एग्जाम में भी, आपके सेमेस्टर में भी, और आपके जो है अगर आप जीपैट वगैरह कंपटीशन देते हो तो उसमें भी जो है क्रोमेटोग्राफी से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी ये यूनिट निकल के आती है। तो आपको इसे अच्छे से पढ़ना है और सारे कॉन्सेप्ट मैं आपके क्लियर करवाऊंगा। लेकिन अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है एडजॉर्प्शन एंड पार्टीशन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। बेसिकली इसमें हमारे दो टॉपिक है। तो एक तो हमारा एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है, दूसरा हमारा पार्टीशन कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। ठीक है, तो दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और बेसिकली मैं दोनों को अलग अलग आपको समझाने वाला हूँ। पहले मैं आपको एडजॉर्प्शन समझाऊंगा, दूसरा फिर जो हमारा है वो हमारा पार्टीशन, तो मैं उसे भी आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या होता है हमारा एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तो इससे पहले हम इसकी थ्योरी के बारे में बात करें, इसे थ्योरी को रीड करके मैं आपको समझाना चाहूँ उससे पहले हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसके बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। इससे क्या है आप थ्योरी को आसान तरीके से समझ पाओगे। तो चलिए देखते हैं ऐसे कि क्या इसका प्रिंसिपल है और किस तरीके से ये काम करता है। तो इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूँ और डायग्राम में मेरी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा और मैंने क्या एक रफ सा डायग्राम बना लिया है। तो इसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा क्या होती है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तो बेसिकली आपने दो नाम सुने होंगे, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन जो हमारा होता है उसमें क्या है कि कोई भी चीज़ होती है वो दूसरी चीज़ को, यानी अगर कोई कॉटन बॉल है तो और उसके ऊपर पानी डालेंगे तो वो क्या है उसके अंदर चला जाएगा, यानी वो उसे सोख लेगी, उसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और जो एडजॉर्प्शन होता है उसमें क्या होता है कि जो पानी है वो अंदर जाता नहीं है उसमें, वो क्या है उसके सरफेस के ऊपर ही क्या है चिपक जाता है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। ठीक है, एडजॉर्प्शन का मतलब होता है सरफेस के ऊपर चिपकना। ठीक है, तो ये होता है हमारा एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन का मतलब आपको पता चल गया, आप समझते हैं कि एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ मैंने आपको एक डायग्राम दिया है यहाँ पे, तो इसे मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा और भी चीज़ें इसकी डिस्कस करेंगे हम। तो इसमें हमें बेसिकली जो क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें हमें दो तीन चीज़ें लेनी रहती हैं। एक तो हमारा मोबाइल फेज होता है, दूसरा हमारा सैंपल होता है जिसकी हमें टेस्टिंग करनी है और हमें पता लगाना है कि कितने कंपोनेंट या कितने तरह के कंपाउंड इसके अंदर प्रेजेंट है। तीसरा हमारा होता है स्टेशनरी फेज। ठीक है, तो स्टेशनरी फेज और जो हमारा जो मोबाइल फेज रहता है वो अलग अलग टाइप के रहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा जो मोबाइल, जैसे काफ़ी सारी क्रोमेटोग्राफी होती है तो मोबाइल फेज में लिक्विड भी आ सकता है, ठीक है, गैस भी आ सकती है। और जो हमारा स्टेशनरी फेज रहता है तो उसमें हमारा लिक्विड भी आ सकता है, सॉलिड भी आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह हमारे क्या है जो जितने भी टाइप की जो क्रोमेटोग्राफी रहती है उसमें अलग अलग टाइप के हमारे फेज रहते हैं। तो बस यही चीज़ होती है जो डिफ्रेंशिएट करती है सारी की सारी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स को। कौन में क्या है, किसी में जो स्टेशनरी फेज सॉलिड होगा, किसी में लिक्विड होगा, किसी में गैस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है चीज़ें बदलती जाती हैं। तो एडजॉर्प्शन जो क्रोमेटोग्राफी है इसमें हमें क्या है दो तीन चीज़ें चाहिए। एक हमें मोबाइल फेज चाहिए, एक हमें सैंपल चाहिए और तीसरा हमें क्या है जो स्टेशनरी फेज है वो हमें चाहिए। जो स्टेशनरी फेज होता है वो हमारा मूवमेंट नहीं करता है, वो क्या है लगातार इसमें भरा रहता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप जो ब्लैक आप अगर देख पा रहे हैं, ठीक है, तो जो ब्लैक यहाँ पे जो आपको जो बॉल्स टाइप की दिख रही है ये हमारा क्या है स्टेशनरी फेज है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एडजॉर्बेंट। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की। तो इसमें जो स्टेशनरी फेज है, जो मोबाइल फेज है या फिर जो हमारा सैंपल है, तो इनके हमें नाम भी इसी तरीके से रखने पड़ेंगे। तो जो हमारा स्टेशनरी फेज है ये हमारा एडजॉर्बेंट है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसमें हम सिलिका का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें सैंपल की। ठीक है, तो जो सैंपल है वो हमारा एनालाइट है कि जिस चीज़ की हम टेस्टिंग करना चाह रहे हैं हमारा ये सैंपल होता है। इसके बारे में हमें पता लगाना है कि इसके अंदर कितने टाइप के जो कंपोनेंट है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये हो गया हमारा एनालाइट और ये होता है हमारा एडजॉर्बेट। ठीक है, तो इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और नेक्स्ट होता है हमारा मोबाइल फेज। ठीक है, जैसे हम ऊपर से डालेंगे एक तरह का लिक्विड होगा ये हमारा, जिसे हम बोलते हैं इल्यूएंट। ठीक है, तो इसमें हमें तीन चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। तो एडजॉर्बेंट का मतलब होता है कि जिसके सरफेस पे कोई चीज़ आके चिपक जाए, तो वो तो हमारा हो गया एडजॉर्बेंट। और एडजॉर्बेट का मतलब होता है कि कोई चीज़ किसी सरफेस पे आके चिपक रही है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि ये हमारी कोई बॉल है। ठीक है, ये हमारी बॉल हो गई और इसके ऊपर आके कोई चीज़ क्या है इसके ऊपर आके चिपक जाती है। ठीक है, तो
तो ये जो बॉल है हमारी, ये तो हमारा हो गया एडजॉर्बेंट, ठीक है। और ये जो इसके ऊपर आके चिपका है कोई मॉलिक्यूल, तो वो हो गया हमारा एडजॉर्बेट, ठीक है। तो ये हमारा सैंपल है वो एडजॉर्बेट होगा और जो हमारा स्टेशनरी फेज है वो हमारा एडजॉर्बेंट होगा। तो ये दोनों चीज़ें जो आपको याद रखनी है। और जो हमारा मोबाइल फेज है, जैसे हम बोलते हैं एल्यूएंट, ठीक है, तो उसे हम ऊपर से डालेंगे, एक तरह का लिक्विड होगा और उसकी हेल्प से क्या है, ये जो हमारा जो सैंपल है इसका हम जो पता लगाएंगे कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है। इसका मेथड मैं आपको अभी बताऊंगा काफ़ी डिटेल में, तो आपको जो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये जो डायग्राम है इसको हमने यहाँ पे जूम कर दिया है, इसको हमने थोड़ा बड़ा कर दिया है और इसकी हेल्प से हम समझते हैं कि इसके अंदर चल क्या रहा है। तो यहाँ पे जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसी को मैंने यहाँ पे जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको ये जो ब्लैक ब्लैक कलर के दिख रहे हैं, तो ये हमारे क्या है, ये हमारा स्टेशनरी फेज है जिसमें हमने सिलिका का यूज किया है, ठीक है। तो सिलिका हमने यूज किया है और ये हमारा स्टेशनरी फेज, ठीक है, एसपी है हमारा। दूसरा है हमारा इसमें सैंपल, ठीक है। तो ये आपको जो रेड रेड कलर के दिख रहे हैं, ये हमारा सैंपल है जिसका हमें एनालिसिस करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एनालाइट, ये हो गया हमारा एनालाइट। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हमारा मोबाइल फेज हो गया जिसमें हम किसी तरह का लिक्विड जो है ऊपर से डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मोबाइल फेज, ठीक है। तो उसे हम एमपी बोल देते हैं। तो ये हो गया हमारा मोबाइल फेज। अब आपको इसमें समझना है कि एडजॉर्प्शन इसमें कैसे हो रहा है और इससे हम पता कैसे लगाएंगे कि कितने टाइप के कंपोनेंट हमारे सैंपल के अंदर प्रेजेंट है। तो इसका एक मेथड है, इसमें हम क्या करते हैं कि हमारा जो स्टेशनरी फेज है इसे हम इस तरीके से इसमें भर लेते हैं। एक तरह की हमारी ये ग्लास ट्यूब होती है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो पहले जो स्टेशनरी फेज है इसे हम भर लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके ऊपर सैंपल को डालते हैं। तो जो सैंपल होता है हमारा वो क्या करता है कि धीरे धीरे जो है इससे नीचे जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। यानी इनके बीच में गैप्स होता है, यानी जो हमारा जो स्टेशनरी फेज है इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे इनके बीच में इस तरह से गैप होगा। अगर हम इसे जूम करके देखेंगे तो, ठीक है, तो इसमें क्या है, थोड़ा थोड़ा गैप होगा। तो जैसे ही हम सैंपल इसके ऊपर डालते हैं एनालिसिस के लिए, तो इसके बाद क्या होगा, जो सैंपल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे जाने लगेंगे इसमें धीरे धीरे, ठीक है। और नीचे जाने लगेंगे तो इनके बीच में जो गैप्स हैं, जो स्टेशनरी फेज के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में जो गैप है, इनमें से क्या है निकलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है कि मान लीजिए कि हमारा जो सैंपल है इसमें तीन टाइप के कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो जो एक्स जो कंपोनेंट है या वाई जो कंपोनेंट है या फिर जेड जो कंपोनेंट है, तो इनमें क्या है, जो एडजॉर्प्शन की जो प्रॉपर्टी होगी वो अलग अलग होगी। यानी जो एडजॉर्प्शन की जो एफिनिटी होगी, यानी उनकी जो क्षमता होगी चिपकने की, वो अलग अलग होगी। यानी अगर तीन तरह के कंपोनेंट हैं तो तीनों तरह के कंपोनेंट सेम नहीं होंगे, उनके अंदर जो चिपकने की जो क्षमता होगी वो सेम नहीं होगी, वो अलग अलग होगी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि मान लीजिए एक कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो उनकी जो क्षमता है चिपकने की वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ से निकलेंगे तो वो सबसे पहले ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं जो स्टेशनरी फेज है उसके साथ क्या है, ये चिपक जाएंगे इस तरीके से। तो जैसे ही यहाँ से निकलेंगे तो उनके अंदर क्या क्षमता ज़्यादा है चिपकने की, एफिनिटी ज़्यादा उनके अंदर एडजॉर्प्शन की, तो वो क्या करेंगे, ये जो सिलिका के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके साथ क्या है शुरुआत में ही चिपक जाएंगे। और जो कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे उनके अंदर थोड़ी कम क्षमता होगी चिपकने की, तो वो क्या है और नीचे चलते चले जाएंगे और यहाँ जाके जो मिडल है, ठीक है, वहाँ पे जाके क्या है चिपकने लगेंगे इस तरीके से, ठीक है। और इसके अलावा कुछ जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या है, उनके अंदर बिल्कुल ही कम क्षमता होगी, यानी उनके अंदर चिपकने की बिल्कुल ही क्षमता नहीं होगी, तो वो क्या करेंगे और नीचे चलते चले जाएंगे इस तरीके से। और नीचे जाके वो क्या है, या तो सबसे नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं स्टेशनरी फेज के उससे जाके ये चिपक जाएंगे, या फिर क्या है, ये जो तला है यहाँ पे ट्यूब का, इसके अंदर जाके इकट्ठे हो जाएंगे नीचे जाके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने तीन चीज़ें देखी कि अगर सैंपल में हमारे तीन तरह के कंपोनेंट हैं तो तीनों के अलग अलग क्षमता होगी चिपकने की। तो अगर जिनकी ज़्यादा क्षमता है वो तो शुरुआत में चिपक जाएंगे, जो सिलिका जेल के जो मॉलिक्यूल्स हैं, और जिनकी थोड़ी कम है, मीडियम है, तो वो क्या है मिडिल में जाके चिपक जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। और जिनके अंदर बिल्कुल ही क्षमता नहीं है तो वो क्या है नीचे जाके इकट्ठे हो जाएंगे, या फिर जो नीचे के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ वो अटैच हो जाएंगे। यहाँ पे आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जो चिपक रहे हैं इनके अंदर अलग अलग तरह के फोर्सेज होते हैं। जैसे जो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या है, जो वेंडर वाल फोर्स होते हैं उसके थ्रू जुड़ते हैं, यानी ये हमारे वीक फोर्स होते हैं सारे के सारे। तो जो भी मॉलिक्यूल्स हमारे चिपक रहे हैं स्टेशनरी फेज के मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है, तो जो सैंपल के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हमारे स्टेशनरी फेज के मॉलिक्यूल्स के साथ चिपक रहे हैं, एडजॉर्ब हो रहे हैं। तो ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा जो वीक जो फोर्सेज होते हैं उनके साथ ये जुड़े होते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारी जो हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग होती है, ठीक है, तो वो हमारी वीक बॉन्डिंग होती है। इसके अलावा हमारे जो वीक वेंडर वाल्स फोर्स होते हैं उनके साथ ये जुड़े रहते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, आपको एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ कि सबसे पहले हमने जो स्टेशनरी फेज लिया, इसके बाद हमने इसके ऊपर से सैंपल को डाला। तो जैसे ही हमने सैंपल डाला तो जो जिनकी जो चिपकने की क्षमता ज़्यादा थी मॉलिक्यूल्स की, वो क्या है यहीं शुरुआत में जाके चिपक गए। कुछ की जो थोड़ी सी कम थी तो वो मिडिल में जाके चिपक गए, और कुछ जिनकी क्षमता बिल्कुल ही नहीं थी तो वो क्या है नीचे जाके जो सेटल हो गए, ठीक है।
अब क्या हो गया यहाँ पे, एक और चीज़ आपको जो ध्यान रखने वाली ये थी कि ये क्या है, जो अलग अलग टाइप के जो फोर्सेट रहते हैं उनके साथ ये जुड़े होते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे कुछ होते हैं वो वैन डर वाल फोर्स के साथ जुड़े होते हैं, कुछ हमारे वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो उनके साथ ये क्या है, जुड़े होते हैं। और ये जो वीक जो फोर्सेज होते हैं इनका मतलब होता है कि कुछ टाइम के लिए ये चिपके रहेंगे और उसके बाद क्या है, छूटने लगेंगे, यानी इनकी जो चिपकने की क्षमता है वो क्या है, कम हो जाएगी और अपने आप ही छूट के नीचे जाने लगेंगे। अब ये जो स्टेज है जो अलग अलग जगह पे आके ये चिपक गए हैं, तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि ऊपर से हम एक तरह का लिक्विड, जैसे हम इल्यूएंट बोलते हैं, जैसे हम मोबाइल फेज बोलते हैं, जो मूवमेंट करेगा हमारा, तो उसे हम ऊपर से डालते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि जैसे ये लिक्विड है तो ये स्पेस में होके क्या इस तरीके से निकल के, और ये जितने भी मॉलिक्यूल्स ये चिपके हुए हैं सिलिका के साथ, ठीक है, तो इनके साथ ये इंटरेक्ट करेगा, जो लिक्विड हमारा ऊपर से आ रहा है इनके साथ इस तरह से इनसे टकराएगा और नीचे चलता चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो बिल्कुल ही जो तले में बैठे हुए थे, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स थे, यानी जो कंपोनेंट क्या है जिनकी क्षमता बिल्कुल कम थी चिपकने की, ठीक है, तो वो क्या है, नीचे थे। तो जैसे ये जो मोबाइल फेज है लिक्विड है वो नीचे आएगा, तो ये जितने भी हमारे जो कंपोनेंट हैं जिनकी क्षमता कम थी चिपकने की, ठीक है, तो वो क्या है, सबसे पहले ये जो लिक्विड है इनके ऊपर आएगा। तो ये जो लिक्विड है सबसे पहले उस कंपोनेंट को बाहर निकालेगा जिनकी क्षमता बहुत कम थी चिपकने की, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो तले में बैठे हुए हैं ये सब इसके साथ बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो हमारा एक कंपोनेंट ये हो गया। फिर ये क्या है, हम और ऊपर से डालेंगे लिक्विड, तो इनकी जो थोड़ी सी कम क्षमता थी चिपकने की, तो ये जो मिडिल में चिपके हुए थे, तो इसके बाद क्या है, जो लिक्विड हम डालते रहेंगे तो इसके बाद क्या होगा कि ये जो है इसमें से छूट छूट कर जो मिडिल में चिपके हुए थे, तो ये सारे कंपोनेंट हमारे बाहर आएंगे दूसरे नंबर पर। तो ये हो गए हमारे वाई कंपोनेंट। और नेक्स्ट आएंगे हमारी जो स्ट्रांगली इसके साथ बाइंड है, तो हम क्या करेंगे, लगातार मोबाइल फेज को इसके ऊपर डालते रहेंगे, जो लिक्विड फेज है उसे हम लगातार डालते रहेंगे। तो कुछ टाइम बाद क्या होंगे कि जो हमारे स्ट्रांगली जो इसके साथ चिपके हुए थे, तो वो भी क्या है, धीरे धीरे छूट जाएंगे और वो भी क्या है, नीचे होके निकलने लगेंगे। तो हमारे तीन टाइप के जो कंपोनेंट है वो इससे बाहर निकले। तो सबसे पहले वो निकले जो क्या है बिल्कुल ही वीक थे और उनके अंदर चिपकने की क्षमता कम थी, तो सबसे पहले वो वाले हमारे कंपोनेंट बाहर है। उसके बाद क्या है, जो जिनकी थोड़ी कम क्षमता थी तो वो क्या है बाहर निकले यहाँ पे, और उसके बाद क्या है जिनकी थोड़ी ज़्यादा क्षमता थी तो उस तरह से क्या है वो भी हमारे बाहर निकल गए। तो तीन तरह के हमें जो है इसमें कंपोनेंट मिले, और तीनों तरीके के जो कंपोनेंट है वो किस तरीके से बाहर है वो पूरा का पूरा प्रोसीजर आपने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम सिलिका का यूज करते हैं, और भी होते हैं काफ़ी सारे, लेकिन इसमें हम जो सिलिका का यूज करते हैं एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में। और हम इसमें एनालाइट का क्या एनालिसिस करते हैं और हम इसी तरीके से जो है पता लगाते हैं। तो इसमें दो तरह के कंपोनेंट भी हो सकते हैं, तीन तरह के भी हो सकते हैं, चार तरह के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो जितने भी तरह के उसमें कंपोनेंट प्रेजेंट हैं तो उनकी जो एडजॉर्प्शन की जो क्षमता होगी वो अलग अलग होगी, ठीक है। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जितने भी उसमें कंपोनेंट प्रेजेंट है, दो अगर कंपोनेंट उसके अंदर प्रेजेंट है तो दोनों की जो है एडजॉर्प्शन की जो क्षमता है वो सेम होगी, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है, दोनों की जो क्षमता है वो अलग अलग होगी। तो जिसकी क्षमता कम होगी तो सबसे पहले वो बाहर निकलेंगे, और जिनकी क्षमता थोड़ी ज़्यादा होगी तो वो थोड़ी देर बाद बाहर निकलेंगे। तो इस तरीके से हम क्या है एनालिसिस करते हैं और हम क्या है कंपोनेंट का पता लगाते हैं कि कितने तरह के कंपोनेंट इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। और इसमें क्या कलर्स वगैरह का भी वो होता है कि जैसे क्या एक कंपोनेंट होगा वो अलग कलर का होगा, दूसरा जो कंपोनेंट है वो थोड़ा अलग कलर का होगा। तो इस तरीके से क्या है हम कलर के हिसाब से भी हम पता लगाते हैं कि कौन सा इसके अंदर पिगमेंट है, या फिर कौन से इसके अंदर जो है फाइबर्स वगैरह हैं, या फिर कोई भी इसके अंदर जो कंपोनेंट है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारा जनरल से इसकी वर्किंग हो गई एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके थ्योरी पोर्शन की तरफ। चलिए अब हम चलते हैं इसके थ्योरी पोर्शन की तरफ और समझते हैं कि क्या होती है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम कवर करेंगे और अब मैं आपको समझाता जाऊंगा। बेसिकली क्या हमने समझ लिया है वैसे तो उसे डायग्राम के थ्रू, लेकिन क्या थ्योरी वाइज में मैं आपको समझा देता हूँ। तो when a mixture of compounds adsorbate dissolve in the mobile phase eluent moves through a column of stationary phase adsorbent, they travel according to the relative affinities towards the stationary phase। तो हम क्या करते हैं कि एक मिक्सचर लेते हैं जिसका हमें पता लगाना है कि इसके अंदर कितने तरह के कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो उसे हम बोलेंगे एडजॉर्बेट, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक जो हम लेंगे एक मोबाइल फेज, ठीक है, जो एक तरह का लिक्विड होगा जिसे हम ऊपर से डालेंगे, ठीक है, और एक होगा हमारा उसमें स्टेशनरी फेज जिसे हम बोलते हैं एडजॉर्बेंट। तो मैंने आपको बताया एडजॉर्बेंट क्या होता है और एडजॉर्बेंट क्या होता है कि एक तरह की अगर कोई बॉल है, ठीक है, तो उसके अंदर तो उसके ऊपर आके कोई चीज़ चिपक जाती है इस तरीके से, तो जो हमारी जो बॉल होगी वो होगी हमारी एडजॉर्बेंट, और जो हमारा जो मॉलिक्यूल ऊपर आके चिपका है उसके वो होगा हमारा एडजॉर्बेट, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपको जो है याद रखनी है, दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो हमारा एडजॉर्बेंट होगा वो हमारा स्टेशनरी फेज होगा, और जो हमारा जो मिक्सचर होगा जो सैंपल होगा, ठीक है, वो हमारा एडजॉर्बेट होगा। यानी जो हमारा जो स्टेशनरी फेज है उसके ऊपर क्या है, जो हमारा जो सैंपल के जो मॉलिक्यूल्स है वो आके उसके ऊपर चिपकेंगे, ठीक है।
इसके बाद क्या होगा कि वो क्या है उसमें ट्रैवल करेंगे, जैसे हम सैंपल उसके ऊपर डालते हैं तो क्या होता है कि वो नीचे की तरफ मूव करते हैं और जैसे उनकी एफिनिटी होती है, यानी जितने तरह के उसके अंदर कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे तो उन सभी की क्या अलग अलग एफिनिटी होगी, ठीक है। और जिसकी जैसी एफिनिटी होगी, अगर चिपकने की क्षमता ज़्यादा होगी तो वो ऊपर ही चिपक जाएंगे, और जिनकी थोड़ी कम होगी तो वो मिडिल में आके चिपक जाएंगे, और जिनकी सबसे कम होगी तो वो क्या है सबसे नीचे जाके उसके तले में जाके सेटल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तो बेसिकली इसका ये छोटा सा एक मैकेनिज्म है। अब नेक्स्ट हम पॉइंट समझते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो भी उसके अंदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, जो भी उसके अंदर कंपाउंड्स जो प्रेजेंट हैं, तो जिनकी ज़्यादा एफिनिटी होगी यानी चिपकने की ज़्यादा क्षमता होगी तो वो क्या है उसके अंदर स्लोली मूव करेंगे, ठीक है। यानी उनके अंदर चिपकने की क्षमता ज़्यादा है तो वो स्टेशनरी फेज में से क्या है स्लोली क्या है मूव करते हुए नीचे आएंगे, क्योंकि वो क्या है उसके साथ चिपक रहे हैं, जो उसके जो स्टेशनरी फेज के जो मॉलिक्यूल्स हैं सिलिका के, तो उसके साथ वो क्या है चिपक रहे हैं। सैंपल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हाईली क्या है उसके साथ एफिनिटी है, तो वो क्या है ज़्यादा अच्छे तरीके से उसके साथ चिपक रहे हैं, तो वो काफ़ी स्लोली मूव करते हैं। और जिनकी जो एफिनिटी कम होती है चिपकने की तो वो क्या है काफ़ी फास्टर मूव करते हैं, यानी वो क्या है चिपकते नहीं है तो वो क्या है जल्दी जल्दी जो है नीचे तले की तरफ जो है बढ़ने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हैज़ द कंपाउंड्स आर सेपरेटेड। तो क्या है यही हमारा मैकेनिज्म था सिंपल सा कि जिनकी एफिनिटी ज़्यादा है तो वो क्या है स्लोली स्लोली मूव करेंगे, और जिनकी एफिनिटी कम है तो वो क्या है काफ़ी तेज़ी से जो है तले की तरफ आएंगे, और वो सबसे पहले वो बाहर निकल जाएंगे। जिनकी एफिनिटी सबसे कम है, क्षमता कम है चिपकने की, तो सबसे पहले वो वाला हमारा जो कंपाउंड है वो बाहर निकलेगा। उसके बाद थोड़ी सी जिनकी ज़्यादा एफिनिटी है उसके बाद वो निकलेंगे, और जिनकी सबसे ज़्यादा है तो वो क्या काफ़ी स्लोली मूव करते हुए नीचे की तरफ आएंगे, तो वो क्या सबसे लास्ट में बाहर निकलेंगे। तो इस तरह से क्या है जो कंपाउंड होते हैं वो हमारे सेपरेट होते हैं, और जितने भी उसके अंदर कंपाउंड्स प्रेजेंट रहते हैं तो उन सभी की क्या सेम एफिनिटी नहीं होती है, चाहे वो क्या स्टेशनरी फेज में हो, चाहे मोबाइल फेज में हो, या फिर क्या है किसी भी अदर कंडीशन में हो, तो उनकी जो एफिनिटी होती है वो क्या सेम नहीं होती है। यहाँ पे जो हमारे एग्जाम्पल हैं एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के, तो वो 3 टाइप की हम जो एग्जाम्पल इसमें देख सकते हैं। एक हमारी गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, और फिर होती है हमारी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो ये जो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है, हम 3 तरह की जो हमारी क्रोमेटोग्राफी होती है इसमें हम और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे जब हम इनको पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो जो हमारी एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होती है तो वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है, तो इसमें जो हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो कंपाउंड उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं सैंपल के, तो उनके बीच में क्या एक तरह का कंपटीशन होता है, ठीक है। एक तरह का उनके बीच में कंपटीशन होता है, और वो क्या है जो सैंपल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या है जो हमारा एडजॉर्बेंट होता है, ठीक है, जो हमारा स्टेशनरी फेज है, तो उसके मॉलिक्यूल्स के साथ चिपकने की उनके बीच में एक तरह की कंपटीशन होती है, ठीक है। और वो क्या है उसकी एक्टिव साइड पे जाके चिपक जाते हैं। और जो हमारा जो स्टेशनरी फेज में जो सिलिका हमने लिया है तो उसकी जो एक्टिव साइड होती है तो उसमें क्या है कुछ क्रैक्स होते हैं, या फिर कुछ उसके एजेस या कुछ इस तरह के कॉर्नर होते हैं, तो उनके साथ आके क्या है वो उससे जो सैंपल के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनके साथ क्या है चिपक जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सेपरेशन होता है वो क्यों होता है, इसका एक कारण होता है क्योंकि उसमें जो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं सैंपल के, तो वो क्या करते हैं, तो वो क्या है जो हमारा जो स्टेशनरी फेज के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ क्या है चिपक जाते हैं। तो एक तरह का क्या है उनके बीच में इक्विलिब्रियम बन जाता है। तो यानी अगर 3 तरह के उसमें कंपोनेंट अगर प्रेजेंट है, ठीक है, तो कुछ जो कंपाउंड होंगे वो क्या है शुरुआत में क्या है अच्छे तरीके से उसके साथ चिपक जाएंगे, जो हमारे स्टेशनरी फेज के मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में आके चिपक जाएंगे। इससे क्या है कि इक्विलिब्रियम बन जाएगा कि कुछ जो मॉलिक्यूल्स वो शुरुआत में चिपक गए तो क्या है कुछ जो होंगे वो फ्रीली मूव करके नीचे पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से क्या है उनके बीच में सेपरेशन होता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं जितनी ज़्यादा एफिनिटी होगी मॉलिक्यूल्स की चिपकने की तो उतना ही ज़्यादा उनके बीच में मूवमेंट कम होगा, यानी जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स चिपकेंगे जो हमारा स्टेशनरी फेज के मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ, ठीक है, तो उतना ही कम उनके बीच में मूवमेंट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है और ये इसका प्रिंसिपल होता है। चलिए अब हम बात करते हैं मेथोडोलॉजी की कि किस तरीके से करना है, कि अगर हमें करना है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी तो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले क्या हमें स्टेशनरी फेज लेना होगा, हमें सिलेक्ट करना होगा स्टेशनरी फेज। और जो हम स्टेशनरी फेज लेंगे तो सबसे पहले उसकी जो कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, तो जो स्टेशनरी फेज का जो हमें सिलेक्शन करना है वो इस बेसिस पे करना है कि जो हमारा जो सैंपल है उसका नेचर कैसा है, ठीक है। तो उसका जैसा नेचर होगा उसी हिसाब से हम क्या है स्टेशनरी फेज को चूज करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं द कॉमन एडजॉर्बेंट्स यूज्ड आर एल्यूमिना एंड सिलिका जेल। तो जो हमारे जो स्टेशनरी फेज रहता है तो इसमें हम 2 तरीके का ज़्यादातर यूज करते हैं, 2 चीज़ों का यूज करते हैं, एक तो एल्यूमिना और एक क्या हमारा सिलिका जेल। तो 2 तरह के हम एडजॉर्बेंट्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बोथ आर पोलर, अदर एडजॉर्बेंट्स आर स्टार्च, इन्यूलेंट और सोडियम कार्बोनेट और इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट और इसके अलावा भी काफ़ी सारे होते हैं। तो 2 का तो हम यूज करते ही हैं एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में, और ये दोनों क्या है हमारे पोलर होते हैं नेचर में। और अदर जो हम एडजॉर्बेंट की हम बात करेंगे इनके अलावा और कौन कौन से होते हैं, तो स्टार्च होता है हमारा, इन्यूलिन होता है, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, तो काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन हम क्या है ज़्यादातर दोनों को ही यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इन केस ऑफ सिलिका जेल एज स्टेशनरी फेज इट हैज सिलानोल ग्रुप्स
एट द सरफेस। तो अगर हम सिलिका जेल को यूज करते हैं तो इसका जो सरफेस होगा इसके ऊपर क्या है, सिलानोल ग्रुप्स होंगे जो हमारे हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं। तो जो भी हमारा जो सैंपल होता है, जो जिसके जो मॉलिक्यूल्स है वो इसके ऊपर आके चिपकेंगे, जो सिलिका के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टेशनरी फेज में। तो जो सिलिका के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ऊपर क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। तो जैसे ही सैंपल के जो मॉलिक्यूल्स इनके ऊपर आएंगे तो ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ क्या है, कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ मोबाइल फेज। तो आपने देख लिया स्टेशनरी फेज हमें किस तरीके का लेना है। अब हम बात करते हैं मोबाइल फेज की, जो हमारा एक तरह का लिक्विड होगा जैसे हम ऊपर से जो है इस तरीके से डालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ एनी सॉल्वेंट एज मोबाइल फेज इज बेस्ड ऑन 2 फैक्टर्स। ठीक है, तो जो हम सिलेक्शन करेंगे मोबाइल फेज का, है ना, या फिर किसी तरह के सॉल्वेंट का, तो इस पे हम क्या है 2 फैक्टर्स का हम ध्यान रखेंगे। तो जो सबसे पहला फैक्टर होता है वो होता है हमारा सॉल्वेंट की स्ट्रेंथ। तो हमें क्या है, सॉल्वेंट की स्ट्रेंथ के हिसाब से हमको जो है मोबाइल फेज का जो है चूज करना है, उसका जो सिलेक्शन करना है। और इसके अलावा अगर हमें सॉल्वेंट की जो स्ट्रेंथ है उसका हमें पता लगाना है कि कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, तो हमें जो एक फॉर्मूले का यूज करना होगा जिसका नाम है सॉल्वेंट स्ट्रेंथ इक्वल टू एडजॉर्प्शन एनर्जी अपॉन यूनिट एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम जो है सॉल्वेंट की स्ट्रेंथ को जो है देख सकते हैं और उसके हिसाब से हम क्या उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा दूसरा फैक्टर है इसमें हम देखेंगे कि जो सॉलिड मिक्सचर है, जो सैंपल है हमारा, तो उसकी पोलरिटी कैसी है। ठीक है, तो जो हमें सेपरेट करना है, जो सैंपल में से हमें जो कंपोनेंट को सेपरेट करना है, तो उसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि उसकी पोलरिटी कैसी है। सैंपल का नेचर अगर पोलर है तो हम जो मोबाइल फेज होगा वो हम क्या है नॉन पोलर लेंगे। अगर सैंपल का नेचर नॉन पोलर है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा मोबाइल फेज है उसे हम पोलर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है सिलेक्शन करना है। नेक्स्ट हम बात करें एट फर्स्ट स्टेज सॉल्वेंट इज चूजन विच मैच द मोस्ट पोलर फंक्शनल ग्रुप इन द सैंपल। और जो सॉल्वेंट की जो चॉइस है जैसे हमें चूज करना है, तो इसमें हमें एक चीज़ देखनी रहती है कि जो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, तो वो हमारा पोलर होना चाहिए जो सॉल्वेंट का, है ना, और ये चीज़ हमें देखनी है। इसके अलावा इफ सैंपल हैज हाइड्रोक्सिल ग्रुप देन एल्कोहल्स आर सेलेक्टेड एज अ मोबाइल फेज। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है कि अगर जो सैंपल है हमारा उसमें क्या है किसी तरह का हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, जो मोबाइल फेज है उसमें हम क्या है एल्कोहल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे और भी क्या है काफ़ी सारे जो सॉल्वेंट होते हैं या मोबाइल फेज होते हैं, जैसे एसीटोनाइट्राइल, इसके अलावा मीथेनॉल, वाटर को भी हम ले सकते हैं। तो ये जो हमारे चारों के चारों जो हमारे जो सॉल्वेंट्स हैं, तो इनकी क्या है काफ़ी अच्छी सॉल्वेंट स्ट्रेंथ होती है सिलिका के साथ भी और एल्यूमिना के साथ भी। ठीक है, तो हम इन चारों का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी इज अ टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी वेयर गैस इज यूज्ड एज अ मोबाइल फेज। तो जो हमारी जो गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी है, तो ये हमारा एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का ये एक एग्जांपल है हमारा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो मोबाइल फेज रहता है, तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारे जो सॉल्वेंट्स का यूज किया है, लेकिन जो गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी रहती है तो इसमें जो मोबाइल फेज रहता है उसमें हम गैस का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमने सिलेक्शन कर लिया था अपने स्टेशनरी फेज का, फिर हमने मोबाइल फेज का सिलेक्शन किया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमें क्या चाहिए, कॉलम पैकिंग एंड वर्किंग चाहिए। कॉलम पैकिंग का मतलब हमें इस तरह का एक जो है ग्लास का हमें इस तरह का एक चैम्बर चाहिए और हमें किस तरीके से इसके अंदर चीज़ों को भरना है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एक ग्लास कॉलम लेना है और जो प्रॉपर साइज का होना चाहिए। तो ये हमें जो ग्लास का एक कॉलम लेना है इस तरीके का। इसके बाद क्या है, हमें एक कॉटन प्लग लेना है, यानी एक रुई का हमें प्लग लेना है, जिससे हम क्या करेंगे इसके सबसे एंड में जो है इस तरीके से हम इसे फिट कर देंगे ताकि जो चीज़ हम इसके ऊपर भरें तो वो क्या है नीचे जो है ना निकल जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉटन प्लग यहाँ पे लगा देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, द स्टेशनरी फेज इज पैक्ड इन द कॉलम आइदर बाई ड्राई पैकिंग और वेट पैकिंग। तो इसके अंदर जो हम स्टेशनरी फेज भरेंगे तो वो क्या हमारा ड्राई भी हो सकता है और क्या हमारा वेट भी हो सकता है। तो ड्राई भी हम यूज करते हैं और हम जो एक वेट जो होता है हमारा उसमें भी हम क्या यूज करते हैं। जो ड्राई पैकिंग होती है हमारी उसमें क्या है, जो एडजॉर्बेंट होता है वो पाउडर की फॉर्म में होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो हम ऊपर से जो डालते हैं, जो हमारा जो मोबाइल फेज रहता है, तो अगर ये पाउडर फॉर्म में होगा और ऊपर से हम मोबाइल फेज डालेंगे तो जो हमारा जो लिक्विड होगा वो आसानी से इसके अंदर से पास हो पाएगा। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, जो मोबाइल फेज की जो रिक्वायरमेंट होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर ये सूखा होगा पाउडर फॉर्म में होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें लिक्विड ऊपर से डालना पड़ेगा, तभी क्या है ये जो है नीचे होके पास हो पाएगा। फिर आती है हमारी एक तरह की जो दूसरी हमारी रहती है वो हमारी वेट पैकिंग। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा एडजॉर्बेंट रहता है और जो हमारा मोबाइल फेज रहता है, मोबाइल सॉल्वेंट्स रहते हैं, तो उन दोनों को हम आपस में मिक्स कर लेते हैं। इसका एक जो है गाढ़ा सा हम लिक्विड बना लेते हैं, ठीक है, जैसे हम स्लरी बोलते हैं। और उसके बाद हम क्या है इसे जो है नॉर्मल तरीके से इसके अंदर फिल कर देते हैं। ठीक है, और इसमें क्या हमें मोबाइल फेज की काफ़ी कम रिक्वायरमेंट रहती है, ऊपर से काफ़ी कम डालना पड़ता है, क्योंकि ये पहले से क्या है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी स्लरी जो थोड़ा सा गाढ़ा सा जो लिक्विड रहता है उसकी फेज में, तो उसकी फॉर्म में क्या ये रहता है। ठीक है, तो हमें क्या है मोबाइल फेज की काफ़ी कम ज़रूरत पड़ती है। तो ये रहते हैं हमारे दो तरह की पैकिंग। और इसके बाद हम क्या करते हैं कि जब हम फिल कर देते हैं ये सारी चीज़ों को, जब हम स्टेशनरी फेज को हम फिल कर देते हैं तो उसके बाद जो ट्यूब होती है इसे हम क्या है थोड़ा सा हिला देते हैं इस तरीके से,
ताकि इसके अंदर थोड़े से जो गैस के जो बबल्स वगैरह रहते हैं वो सब क्या है बाहर निकल जाए। ठीक है, तो अगर इसके अंदर जो गैस के बबल्स अगर प्रेजेंट होंगे तो जो हमारा एनालिसिस होगा वो करेक्ट नहीं होगा। तो हम क्या अच्छे तरीके से इसे थोड़ा सा सेक कर देंगे और इसे टैप कर देंगे, जिससे थोड़े थोड़े बहुत भी अगर गैस के बबल्स हुए तो वो सब क्या है बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद हमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारा कॉलम रहता है स्टेशनरी फेज का वो कभी भी ड्राई नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और अगर ज़्यादा टाइम तक ये ड्राई रहेगा तो उसके अंदर क्या क्रैक्स बन जाएंगे और जिसकी वजह से जो हमारा एनालिसिस है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा स्टेशनरी फेज है उसके ऊपर हम सैंपल को प्लेस करेंगे, जो सैंपल है उसको ऊपर से डालेंगे, हम उसकी लेयर बनाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे ऊपर से जो है लिक्विड जो है डालने लगेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो क्रोमेटोग्राम है वो हमारा डेवलप हो जाएगा और जो धीरे धीरे करके उसके अंदर जो कंपोनेंट प्रेजेंट है सैंपल के वो एक एक करके उसके अंदर से उसके नीचे से जो है बाहर निकलने लगेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा वर्किंग। बात करते हैं इसके एडवांटेज की। तो पहले एडवांटेज की हम बात करें तो डिफरेंट टाइप्स के हम मिक्सचर्स को जो है सेपरेट कर सकते हैं इससे। दूसरा हम बात करें कि हम कितनी भी क्वांटिटी जो है जो मिक्सर की कितनी भी क्वांटिटी है सैंपल की तो उसको हम जो है सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें जो काफ़ी ज़्यादा रेंजेस यूज कर सकते हैं, यानी जो मोबाइल फेज हैं वो हम काफ़ी तरह के यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये काफ़ी सिंपल रहता है और इसमें क्या है काफ़ी ये लो कॉस्ट भी रहता है, इसमें ज़्यादा पैसे वगैरह खर्च नहीं होते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि इसमें हमें कुछ ही टाइप के एपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है कि हमें बहुत बड़ी मशीनरी की ज़रूरत पड़ रही है, तो हमें कुछ ही जो इक्विपमेंट्स की क्या है ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हमें बस एक गिलास की एक ट्यूब लेनी है, ठीक है, यानी एक कॉलम लेना है हमें गिलास का। उसके अलावा हमें कुछ अलग अलग तरह के स्टेशनरी फेज और जो हमें मोबाइल फेज लेने हैं, तो बस हमें थोड़ी सी जो है एपरेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। डिसएडवांटेज की हम बात करें तो टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा टाइम इसमें लगता है ना, क्योंकि ये प्रोसेस है थोड़ी स्लो रहती है। इसके अलावा हम बात करें कि इसमें काफ़ी ज़्यादा सॉल्वेंट्स का यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें अगर हमने जो पैकिंग अगर ड्राई ले ली तो इसमें हमें क्या है लंबे समय तक क्या हमें लिक्विड जो है इसमें से पास कराना होगा, तो सॉल्वेंट्स का इसमें काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। इसके अलावा ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, ठीक है, और थोड़ा सा कॉस्टली भी हो सकता है। तो अगर हमें ऐसे इस प्रक्रिया को ऑटोमेटिक करना है, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हमें इसमें बार बार सारी चीज़ें न करनी पड़े, ये क्या है जो पूरी प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक होती रहे, तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रहेगी और इसमें थोड़ा पैसा भी ज़्यादा खर्च होगा अगर हमें ऑटोमेशन करना है इस प्रोसेस का। ठीक है, तो ये हो गया इसके डिसएडवांटेज। एप्लीकेशंस की बात करें हम तो अमीनो एसिड्स के सेपरेशन में इसका यूज किया जाता है। आइसोलेशन करना है एंटीबायोटिक्स का तो उसमें भी यूज किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स का अगर आइडेंटिफिकेशन करना है तो वहाँ पे भी हम यूज करते हैं इसका। इसके अलावा हम बात करें कुछ हमारे फैट्स और जो फैटी एसिड रहते हैं तो उनको हमें सेपरेट करना है या फिर उनका हमें आइडेंटिफिकेशन करना है तो उसमें भी हम यूज करते हैं। इसके अलावा जो हाई मॉलिक्यूलर वेट के जो कंपाउंड्स रहते हैं उनको भी हम सेपरेट कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ जो हमारे प्लांट के जो पिगमेंट रहते हैं उनका एनालिसिस कर सकते हैं और जो फैट सॉल्युबल जो विटामिन भी रहती हैं प्लांट्स के अंदर उनका भी हम क्या एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे लास्ट हम बात करें सेपरेशन ऑफ एरोमेटिक और एलिफैटिक नॉन पोलर कंपाउंड्स सच है लिपिड्स, तो जो हमारे लिपिड्स वगैरह रहते हैं उनको भी हम क्या सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एप्लीकेशन हो गई, एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गए और यहाँ पे आके जो हमारा एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है वो फिनिश हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी और अब हम स्टार्ट करेंगे अपना इसी का एक और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो हमारी जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी रहती है तो ये भी हमारी क्या है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की तरह ही होती है और इसमें हमें बस एक चीज़ अलग लेनी रहती है कि जो हमारा स्टेशनरी फेज है हम इसमें क्या है लिक्विड का यूज करते हैं और जो हमारा एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी था उसमें हमने क्या है सिलिका का और सॉलिड फॉर्म में जो हम उसका यूज किया था। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना सा अंतर है। इसके अलावा इसका जो प्रोसीजर है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो हालांकि इसमें आपको मेथडोलॉजी वगैरह ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इसका इंट्रोडक्शन समझ लीजिए, इसका प्रिंसिपल समझ लीजिए और इसके अलावा इसका मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। इसके अलावा इसके एप्लीकेशन वगैरह, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या होता है तो इसके वो हम जो है डायग्राम से ही समझेंगे, क्योंकि वैसे जो थ्योरेटिकल जो पोर्शन है वो आप खुद भी पढ़ सकते हो और इसके अलावा आपको समझ में भी आ जाएगा अगर आप डायग्राम देख लेते हो तो जो हमारा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी रहता है तो इसमें हमारा जो स्टेशनरी फेज रहता है, जो हमारा स्टेशनरी फेज है तो इसमें हम क्या है जो लिक्विड का यूज करते हैं। अब लिक्विड का यूज कैसे करते हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि बस पानी हमने भर दिया, ऊपर से हमने सैंपल डाला तो वो पानी के अंदर से निकल जाएगा, वो तो उसी में घुल जाएगा पानी में। तो हमारा जो लिक्विड स्टेट है वो हमारा किस तरह का होगा उसके बारे में आपको बता देता हूँ। इसमें हम क्या करते हैं सिलिका जेल के मॉलिक्यूल्स लेते हैं। तो जो जेल होगा तो ये वैसे ही हमारा सेमी सॉलिड होता है, तो हम क्या करेंगे सिलिका जेल्स के मॉलिक्यूल्स लेंगे और उसके ऊपर हम क्या करेंगे एक लिक्विड की हम क्या है इसके ऊपर लेयर जो है चढ़ा देंगे। ठीक है, तो हमारा सिलिका जेल हो गया, उसके हमने ऊपर क्या है एक थिन यानी एक पतली से हमने लेयर क्या है इसके ऊपर लिक्विड की बना दी। तो इस तरीके से हमारा ये क्या है जो स्टेशनरी फेज है हमारा लिक्विड फेज बन गया। ठीक है, तो लिक्विड हमारा होता है। अब जैसे हम इसके ऊपर जो हमारा जो सैंपल है उसे हम इसके ऊपर प्लेस करेंगे, ठीक है, और उसके ऊपर से जब हम मोबाइल फेज डालेंगे तो ये जो सैंपल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इनके बीच में से होके क्या है निकलने लगेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे कि जो हमारा लिक्विड का जो सरफेस है, ठीक है, तो उसके साथ वो क्या है, उसके साथ वो डिजोल्व हो जाएंगे या उसके साथ क्या है वो चिपक जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक सिस्टम काम करता है जिसे हम बोलते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट, ठीक है। तो पार्टीशन कोफिशिएंट का मतलब होता है कि ये एक तरह का क्या है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट होता है, जिसमें क्या होता है कि हमारे दो इमिसिबल जो लिक्विड्स होते हैं जो कि आपस में मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा क्या है जो मोबाइल फेज होगा, तो वो क्या है, हमारा ये जो स्टेशनरी फेज है इसके ऊपर जो लिक्विड की जो लेयर है उसके साथ क्या है ये मिलेगा नहीं, यानी आपस में मिक्स नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होगा कि जो हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट है वो हमारा काम करेगा, यानी कोई भी अगर हम सैंपल ले रहे हैं तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, यानी कंपोनेंट्स उसके अंदर जो प्रेजेंट है या कंपाउंड्स उसके अंदर प्रेजेंट है, तो जैसे हम मान लेते हैं कि दो तरह के मॉलिक्यूल्स हैं एक्स और वाई, ठीक है। तो हमारे दो तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, तो जैसे हमारे जो एक्स वाले हैं, ठीक है, तो एक्स वाले यहाँ से निकलेंगे तो वो क्या है, हमारे इनके साथ डिजोल्व हो जाएंगे। जो ऊपर जो थिन लेयर है लिक्विड की जो स्टेशनरी फेज में, तो उनके साथ क्या है वो डिजोल्व हो जाएंगे, और बाकी जो वाई वाले हैं वो इनके साथ डिजोल्व नहीं होंगे। तो ये हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट हो गया, यानी हमारे कुछ जो कंपाउंड्स हैं वो क्या है, हमारे जो स्टेशनरी फेज है उसके साथ वो डिजोल्व हो गए, उसके साथ वो क्या चिपक गए, ठीक है। और जो दूसरे हमारे वाई वाले हैं, ठीक है, तो उनका जो पार्टीशन कोफिशिएंट है वो क्या है, हमारा मोबाइल फेज में अच्छा है, ठीक है। तो वो क्या है, हमारे मोबाइल फेज के साथ ही नीचे होके निकल गए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो कुछ जो कंपाउंड्स होंगे वो क्या हमारे स्टेशनरी फेज में क्या स्टक हो जाएंगे, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ वो चिपक के वहीं में ही रह जाएंगे, और बाकी के जो जो मोबाइल फेज में बहुत अच्छे तरीके से जो क्या है उनकी जो एफिनिटी होगी वो मोबाइल फेज में ज़्यादा अच्छी होगी, तो वो क्या है मोबाइल फेज के साथ ही नीचे होके निकल जाएंगे। तो ये होता है हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट, जिसमें क्या है जो पार्टिकल्स होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है दो अलग अलग फेज में, ठीक है, यानी दो अलग अलग लिक्विड्स में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसका बेसिक सा तरीका था, आपको बस यही ध्यान रखना है। तो सबसे पहला तो ये एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की तरह ही है। दूसरा हम इसमें दो तरह के इमिसिबल लिक्विड्स लेते हैं, ठीक है। तो इमिसिबल मतलब एक हमारा मोबाइल फेज रहेगा, दूसरा हमारा स्टेशनरी फेज रहेगा, लेकिन वो क्या है इमिसिबल होंगे, वो क्या है आपस में मिक्स नहीं होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो सॉल्यूट होगा, जो सैंपल होगा हमारा, तो वो क्या है जैसा उसके अंदर जो कंपाउंड प्रेजेंट होंगे और उनका जैसा पार्टीशन कोफिशिएंट होगा उस हिसाब से वो क्या है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यानी क्या है कुछ हमारे जो है स्टेशनरी फेज में अटक के रह जाएंगे और कुछ जो होंगे वो हमारे मोबाइल फेज के साथ ही नीचे होकर निकल जाएंगे। तो ये होता है हमारा सिंपल सा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारे जो सैंपल है उसको हम क्या है मोबाइल फेज के साथ हम उसे डिजोल्व करेंगे आपस में, और अच्छे तरीके से हम क्या है उसे मिक्स करने के बाद हम जैसे उसके ऊपर डालेंगे स्टेशनरी फेज के ऊपर, तो जो कंपाउंड्स क्या है हमारे अच्छे तरीके से सॉल्युबल होंगे मोबाइल फेज के अंदर, ठीक है, तो वो क्या है काफ़ी फास्ट तरीके से जो है स्टेशनरी फेज से होते हुए निकल जाएंगे। और जो सॉल्युबल होंगे और जो अच्छे तरीके से सॉल्युबल नहीं होंगे मोबाइल फेज में, तो वो क्या है हमारे स्टेशनरी फेज में क्या है अटक के रह जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो सेपरेशन होगा हमारा वो किसके बेसिस पे होगा कि जो हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट है, तो जो हमारे जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, सैंपल के अंदर, तो उनके बीच में जो पार्टीशन कोफिशिएंट होगा, उसके कंपाउंड्स के बीच में जो पार्टीशन कोफिशिएंट होगा, तो उसके हिसाब से क्या है उनका जो डिफरेंस होगा उनके बीच का, तो उसके हिसाब से जो कंपोनेंट है वो हमारे सेपरेट होंगे। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और जो भी कंपोनेंट उसके अंदर प्रेजेंट है, जैसा मैंने आपको एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में बताया कि सबकी जो एफिनिटी है चिपकने की वो अलग अलग होगी, तो इसी तरह से इसमें भी क्या है पार्टीशन कोफिशिएंट जो होगा, जितने तरह के कंपाउंड उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, 3 तरह के हों 4 तरह के हों, तो उनके अंदर जो पार्टीशन कोफिशिएंट होगा तो वो क्या है अलग अलग होगा, यानी सेम नहीं होगा सभी का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसमें जो स्टेशनरी फेज लिया जाता है तो वो पूरी तरह से लिक्विड नहीं होता है। हम क्या करते हैं सिलिका जेल लेते हैं और उसके ऊपर हम क्या है लिक्विड की जो एक लेयर बना देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो स्टेशनरी फेज है वो क्या हमारा लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी और कॉलम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो जब हम तीनों को पढ़ेंगे तो ये जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है तो इसको हम और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की कि किस तरीके से ये काम करता है। तो प्रिंसिपल हमारा सेम रहेगा, जो मैंने आपको डायग्राम में समझाया वही हमारा इसमें प्रिंसिपल रहेगा कि इसमें जो कंपोनेंट होते हैं उनका सेपरेशन कैसे होता है। तो वो होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीशन, ठीक है। तो जितने तरह के हमारे कंपोनेंट उसके अंदर प्रेजेंट होंगे सैंपल के, और उनके बीच में जो डिफरेंस होगा, उसके कंपोनेंट के बीच में जो पार्टीशन कोफिशिएंट का जो डिफरेंस होगा, उसके बेसिस पे क्या है हमारा सेपरेशन होगा उन कंपोनेंट्स का, ठीक है। और इसमें हम एक स्टेशनरी फेज लेंगे और जो क्या होगा हमारा लिक्विड होगा, और एक हम मोबाइल फेज लेंगे वो भी हमारा लिक्विड होगा, लेकिन ये क्या है आपस में इमिसिबल होंगे, वो क्या आपस में मिक्स नहीं होंगे। तो प्रिंसिपल के कुछ पॉइंट्स और मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो थ्योरी पढ़ के मैं वीडियो को और ज़्यादा लंबी नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या है बस इसको पढ़ना है, इसके थ्योरी के जो पॉइंट्स दिए हैं इनको बस एक एक रीड करना है, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है,
एक मैं आपको बता चुका हूँ, ये 2-3 पॉइंट और हैं, इनको आपको सभी को रीड करना है और सिंपल तरीके से आप ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझ जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पे डायग्राम्स पे जरूर ध्यान देना है। तो अगर आप एग्जाम में लिखते हो और आपको थ्योरी नहीं भी आती है तो आप जो इन डायग्राम्स को बना सकते हो, इससे भी आपको क्या है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपको जो नंबर काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। तो इन डायग्राम्स को कर लेना और डायग्राम्स की हेल्प से क्या है आप जो थ्योरी को समझ सकते हैं और थ्योरी को रीड करते करते आप डायग्राम को जो है बना सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या है आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इस चैप्टर के एंड की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं और बेसिकली इसकी जो मेथोडोलॉजी है वो आपको नहीं पढ़नी है। तो जो मेथोडोलॉजी रहती है वो लगभग हमारे एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की तरह ही रहेगी। तो आपको बस थोड़ी बहुत चेंजेस करके अगर पूछा जाता है, वैसे पूछा नहीं जाएगा इसके बारे में, उसकी मेथोडोलॉजी की वगैरह के बारे में। एडजॉर्प्शन जो क्रोमेटोग्राफी है वही हमारा इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो वही पूछा जाएगा। इसमें से जो है ज़्यादा नहीं पूछा जाता है जो हमारी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी रहती है। इसके एडवांटेज की हम बात करें तो इसमें क्या है, हमें जो क्वांटिटेटिव जो मटेरियल रहता है उसकी हमें काफ़ी कम रिक्वायरमेंट होती है। ये हमारा चीपर रहता है जो हमारे अदर जो क्रोमेटोग्राफी मेथड रहते हैं उनके कंपेयर में। इसके अलावा हम बात करें कि जो हमारे अननोन इनऑर्गेनिक, इसके अलावा हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहते हैं जो अननोन होते हैं तो उनको हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की हम बात करें तो जो हमारे कॉम्प्लेक्स मिक्सचर रहते हैं तो उनको हम क्या है सेपरेट नहीं कर सकते। और नेक्स्ट हम बात करें तो ये हमारा थोड़ा सा कम एक्यूरेट रहता है अगर हम कंपेयर करें इसको हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी से या फिर हाई परफॉर्मेंस थिन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी से। तो उनके कंपेयर में ये क्या है थोड़ा सा कम एक्यूरेट होता है। एप्लीकेशंस की हम बात करें तो वाटर की क्वालिटी को हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो जो हमारी वाइन रहती है उसमें से जो अरोमा मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो जो हमारे पेस्टिसाइड के जो रेसिड्यू रहते हैं उनको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं तो जो हमारे पेट्रोलियम फ्रैक्शंस रहते हैं तो उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको क्या है मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एप्लीकेशंस हो गए। तो जो हमारा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी रहता है तो वो खुद में अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या इसके अंदर जो एग्जाम्पल आते हैं हमारे तो वो हमारे इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, और उन सभी को हम जो आगे जाके एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उनके बारे में बाद में बात करेंगे। और इसमें से अगर कुछ पूछा जाता है तो हमारा एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी पूछा जाएगा अगर एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी जो वर्किंग वगैरह है आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, तो वही जो एग्जाम में पूछी जाएगी। तो ये था हमारा चैप्टर। यहाँ हमने दोनों मेथड पढ़ लिए। काफ़ी थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन आपको जो सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।